लोग न्यूज़ को देखने वाले हैं। आपका जो है ये दिल्ली एडिशन है और आपका दैनिक जागरण ये न्यूज़पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि दैनिक जागरण का हम लोग एडिशन को देख रहे हैं। आज डेट की बात करें तो 23 जुलाई आपका डेट होगा, तो उसी के बारे में हम लोग बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट जो भी आर्टिकल्स है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 23 जुलाई 2023 का न्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपका भारतीय रुपये के संबंधित एक बात निकल के आई है। तो इसमें बताया जा रहा है कि रुपये में जो है कारोबार के लिए 22 देशों ने भारत में खोला खाता। तो टोटल कितने कंट्री ने इंडिया में खाता खोला, तो 22 देशों ने खोला है, क्योंकि रुपये में उनको कारोबार करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो भी पॉइंट है तो उसको हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जुलाई 2022 में आरबीआई ने भारतीय कारोबारियों को रुपए में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार करने की इजाज़त देने संबंधी नियम को क्या किया है, लागू किया है, ठीक है। यह पहल जो है धीरे धीरे आपका जो है वो मतलब ग्राउंड पे भी आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो विदेश मंत्रालय के द्वारा बताया गया है कि आपका जो है अब 22 देशों के बैंकों ने भारतीय बैंकों में रुपए में भुगतान के लिए आवश्यक वोस्टो खाता खोल दिया है। टोटल कितने कंट्री, तो 22 कंट्री हो गए। उसके अलावा अगर बात करें 5 से 6 देश जो हैं आपके और इस प्रक्रिया में हैं, ठीक है, और भी ऐड होंगे। उसके अलावा आपका बताया जा रहा है कि उल्लेखनीय है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे शुक्रवार को भारत के 2 दिवसीय आपके दौरे से वो वापस लौट गए हैं श्रीलंका में। और आपका बताया कि दोनों देशों में जो है यूपीआई आधारित डिजिटल पेमेंट को लेकर के भी सहमति बनी है। ये हमने चीज़ों को देख लिया। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि विदेश मंत्रालय ने बताया कि मुताबिक बेलारूस, बोत्सवाना, फिजी, आपका जर्मनी, उसके अलावा गुआना, इजराइल, केनिया, मलेशिया, मॉरिशस, आपका उसके अलावा म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रूस, सेशल्स, सिंगापुर, आपका श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और बांग्लादेश जो है। इसके अलावा अगर बात करें तो मालदीव, कजाकिस्तान, ब्रिटेन के बैंकों ने जो है वो भारतीय बैंकों के साथ रुपए में कारोबार करने के लिए विशेष वोस्टो खाता खोला है, ठीक है। तो विदेश मतलब जब आपको वोस्टो खाता क्या होता है, तो ये जो होते हैं भारतीय बैंकों के लिए जो है रुपए में कारोबार के लिए विदेशी जो है देश वोस्टो खाता खोल रहे हैं। उसके अलावा जो है मार्च में संख्या 18 थी, जो अभी बढ़ गई है। आपसी मुद्राओं में क्या होता है कि कारोबार करने के लिए दूसरी मुद्राओं से जुड़े खतरे कम किए गए हैं, ठीक है। यानी दूसरे जो है करेंसी में भी आप यहाँ पे जो है आप रुपए में आप व्यापार कर सकते हैं। साथ ही दोनों देशों को अपना जो है विदेशी मुद्रा भंडार बचाने में भी मदद मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो अब देश के कुल कारोबार जो है वो आपका तकरीबन कितना है, तो आपका तकरीबन जो है वो 1.5% का भुगतान भारतीय रुपए में हो रहा है, ठीक है। अधिकारियों ने बोला कि आपका कारोबार में रुपए की हिस्सेदारी बढ़ने में थोड़ा समय लगेगा। अभी जो शुरुआती ढांचा स्थापित करने पे है कि आपका जो बेसिक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपका डेवलप किया जाए। इस तरह से कहा जा रहा है कि विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार ने भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य से काम किया है, ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय इसको पहचान भी रुपये को मिले, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि भारतीय रुपये को उचित स्थान दिलाने के लिए सरकार कई स्तर पे क्या करिए काम कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बैठकों के साथ साथ अगर बात करें तो वित्त मंत्रालय, उसके अलावा केंद्रीय बैंक और विदेश मंत्रालय के संबंधित देशों के समकक्षों के साथ बैठकों में भी इस विषय की क्या हुई प्रमुखता से उठाया गया था बातों को। हाल ही में बताया जा रहा है कि करीब आधे दर्जन देशों के साथ इस संभावना पे चर्चा हुई है। 15 जुलाई को पीएम मोदी की यूएई यात्रा के दौरान अगर बात करें तो दोनों देशों में भारतीय रुपये एवं यूएई के दिरहम में कारोबार को लेकर के समझौता हुआ, ठीक है। अहमदाबाद में बताया जा रहा है कि G20 देशों के वित्त मंत्री एवं आपका केंद्रीय बैंकों की बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो इंडोनेशिया और बांग्लादेश के वित्त मंत्रियों से अलग अलग हुए बैठकों में क्या किया है कि इस पर चर्चा की है, ठीक है। उसके अलावा आगे बताया जा रहा है कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी ने भी क्या किया है कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और तंजानिया के दौर पर
के दौरे पर इस विषय पर प्राथमिकता में रखा था, ठीक है, कि इस पे बात होगी। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कारोबार बढ़ाने की कर रहे हैं मांग। तो बताया जा रहा है कि भारतीय रुपयों में रोजगार के साथ कई देश यह मांग कर रहे हैं कि उनकी कंपनियों को भारत में कारोबारी सहूलियत मिले। श्रीलंका ने एक दिन पहले ही भारतीय दल के सामने यह बात उठाई। देशों का कहना है कि भारत के साथ ज़्यादा कारोबार करने पर ही वे भारतीय रुपये के इस्तेमाल में सक्षम होंगे, ठीक है। अभी भारतीय रुपये की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता इस तरह की नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो आपका बताया जा रहा है कि भारतीय अधिकारियों का कहना है कि सरकार अभी किसी जल्दबाजी में नहीं है, धीरे धीरे जो भी आपकी समस्या है तो वो दूर हो जाएंगी, ठीक है। अगले पॉइंट को देखते हैं। एक हमारे पीएम जी के द्वारा एक जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत को प्रदर्शित करने की नेतृत्व की क्षमता है। मैं आपका कुछ पॉइंट जो है वो निकल के आया तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात करें हम लोग कि हमारे जो पीएम हैं उन्होंने कहा कि शनिवार को कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत ने आपका नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया है। भारत ने 9 साल पहले ही गैर जीवाश्म स्रोतों से विद्युत क्षमता लक्ष्य को हासिल कर लिया है। यानी 9 साल पहले ही आपका लक्ष्य गैर जीवाश्म से भारत ने हासिल कर लिया है। गोवा में G20 देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या कर रहे थे, तो पीएम मोदी जो थे वो संबोधित कर रहे थे। उसके अलावा कहा जा रहा है कि अब जो है 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से 50% बिजली पैदा करने की क्षमता हासिल करना है। 2030 तक लक्ष्य रखा गया कि 50% बिजली जो होगी आपका गैर जीवाश्मों से होगी, ठीक है, यानी जीवाश्म नहीं होंगे। अगला बताया जा रहा है कि पीएम ने जो है वो ऊर्जा सुरक्षा के अंतर्देशीय ग्रिड की ज़रूरत पर जोर दिया है और कहा है कि भारत ने 2030 तक अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 40% जो है गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने की प्रतिबद्धता क्या की है, तो जताई है। उसके अलावा अगर देखेंगे तो कहा जा रहा है कि देश ने इस लक्ष्य को नवंबर 2021 में ही हासिल कर लिया है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि आपका भारत ने 2030 तक स्थापित गैर क्षमता का 40% आपका गैर जीवाश्म ऊर्जा से स्रोतों से प्रतिबद्धता जताई थी, लेकिन ये जो है नवंबर 2023 में ही भारत ने अचीव कर लिया है, ठीक है। अगर बात करें इन नवंबर 2021 में ही ऑलरेडी हासिल कर लिया है। हमारे पीएम ने कहा कि भारत जो है वो सौर पवन और के क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे देशों में शामिल है। सर्वाधिक बताया जा रहा है कि आबादी और तेज़ी से बढ़ी हुई आर्थिक होने के कारण तेज़ी से बढ़ी आर्थिकी होने के बावजूद हम अपने जलवायु प्रतिबद्धता को पूरी करने के लिए जो दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं कि किस तरह से जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड आपके निर्णय भारत ले रहा है और क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं भारत के द्वारा। समावेशी न्याय संगत अस्थायी एवं स्वच्छ ऊर्जा के लिए दुनिया जो है G20 देशों की तरफ देख रही है। ऐसा करते समय ध्यान रखना होगा कि आपको बताया जा रहा है कि ग्लोबल साउथ यानी दक्षिण गोलार्ध के विकासशील देश में हमारे भाई बहन पीछे ना रहें। यहाँ कहा कि एक दूसरे देशों से जुड़े हरित ग्रिड हमें जलवायु परिवर्तन को हासिल करने और रोजगार पैदा करने में सक्षम बनाएगा, ठीक है। भारत इस साल जो है वो आपको 20% एथेनॉल मिलाकर के पेट्रोल की बिक्री शुरू करेगा, ठीक है, इसी साल 2023 से। उसके अलावा ये जो है आपका 2025 तक जो है ये पूरे देश में मिलने लगेगा, ठीक है। ये पूरे देश में इस तरह से आपको इनिशिएटिव हमारी जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो है वो भारत के द्वारा ऐसा जो है वो बात निकल के आई है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऊर्जा मंत्री बोले बिना बिजली के रह रहे हैं दुनिया में 70 करोड़ से अधिक लोग। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में कहा गया है कि आपका केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा कि दुनिया में 70 करोड़ से अधिक जो लोग हैं वो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ 70 करोड़ है। 70 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं बिना बिजली के रह रहे हैं, इनमें ज़्यादातर अफ्रीका और एशिया से है, ठीक है। हमारी अगर बात करें हमारे आज के फैसले कल के ऊर्जा परिदृश्य को आकार देंगे और वैश्विक समुदाय में जो है आपका जिम्मेदार प्रतिभागी के रूप में हमें जो है निर्णायक और आपका व्यवहारिक कदम उठाना होगा, जिससे क्या होगा कि कोई भी पीछे नहीं छूटेगा, यानी सभी लोग आगे बढ़ेंगे, चाहे वो पड़ोसी देश हो चाहे इंडिया खुद ही क्यों ना हो।
चीज़ें बात निकल के आई है, छोटे रिएक्टरों के भरोसे पूरा हो सकता है परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य। तो देखिए, विदेश मंत्रालय ने ऐसा जारी किया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को लगाने में राह में आ रही परेशानियों को देखते हुए सरकार अब छोटे परमाणु रिएक्टरों को बढ़ावा देने की नीति कर रही है। ठीक है, इस क्रम में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारत के पुराने सहयोगी देश अमेरिका और फ्रांस दोनों ने वार्ता का क्रम शुरू हो गया है। ठीक है, कि छोटे ही लगाएंगे। उसके अलावा जो है हमारे पीएम जो है इन दोनों देशों की यात्रा पे भी गए थे और यात्रा के दौरान जो है कुछ शीर्ष स्तरीय वार्ता में छोटे परमाणु रिएक्टर का प्रमुख मुद्दा रहा। वैसे छोटे परमाणु रिएक्टर की तकनीकी अभी पूरी तरह से क्या हुई तो विकसित नहीं हुई, क्योंकि बड़े रिएक्टर ही भारत में हैं। उसके अलावा भारत और अमेरिका ने इसे लेकर के भारत के साथ काम करने पर सहमति जताई और भारत भी इसमें तैयार हो गया है। उसके अलावा अगर बात करें तो भारत 2031 तक जो है अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 25,000 मेगावाट करेगा। कब तक? तो 2031 तक 25,000 मेगावाट करेगा। परमाणु ऊर्जा का क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य है। उसके अलावा अभी जो है वो क्या है, तो अभी यह क्षमता 68,000 मेगावाट के करीब है। ठीक है, उसके अलावा जो बताया जा रहा है कि पूर्व में जो है अमेरिका और फ्रांस की कंपनी के साथ मिलकर भारत में जो है बड़े आपके परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की जो योजना थी वह कुछ खास नहीं आगे बढ़ पाई है। उसके अलावा अगर बताया जा रहा है कि भारत और फ्रांस की कंपनी ने जैतपुर आपका 9500 मेगावाट के क्षमता के आपके परमाणु संयंत्र लगाने का समझौता हुआ है, यानी आपका जैतपुर में। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है लेकिन कई वजहों से इसकी प्रगति जो है नगण्य है। ऐसे में विदेश मंत्रालय के अधिकारी बताते हैं कि छोटे परमाणु रिएक्टर सही साबित हो सकते हैं और आपका बताया जा रहा है इन रिएक्टरों की क्षमता 100 मेगावाट से 300 मेगावाट हो सकती है। इनको लगाने के लिए बड़े पैमाने पर ज़मीन अधिग्रहण करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही इनकी लागत भी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि ये मेगावाट में कम होती है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका की कंपनियों के सहयोग से आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने को लेकर के 1 दशक से बातचीत जारी है, लेकिन इसकी प्रगति भी कुछ खास नहीं है। जून 2023 में बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की वाशिंगटन यात्रा के दौरान भी इस पर बात हुई थी। उसके अलावा अमेरिका की तरफ से भी यह प्रस्ताव आया है। उसके अलावा बड़े परमाणु संयंत्र की जगह जो है अब छोटी या मझौले आकार के परमाणु रिएक्टरों को अपनाने का क्या किया गया है, आगे बढ़ानी चाहिए। इस बारे में जो है अमेरिका के वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी की तरफ से प्रस्ताव आया है। कंपनी इस बारे में अपनी तकनीकी विशेषज्ञता भी हस्तांतरित करने को तैयार है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है ना, तो हमने ये हमारी जो इम्पोर्टेंट होती है ना वो हम लोग देख लिया करते हैं। चलिए, एक रिपोर्ट आई है जो आपका संसद से रिलेटेड न्यूज़ आया है और ये संजय गुप्ता जी के द्वारा लिखे गए हैं और इनके जो लिखे हुए जितने भी लेख आर्टिकल्स रहते हैं मुझे बहुत पसंद है और आप ही इसको ज़रूर पढ़ लिया कीजिए थोड़ा सा, नहीं तो मैं जो पढ़ती हूँ तो आप उसको सुन लिया कीजिए कि क्या क्या बातें जो है वो आपका संसद में निकल के आई है रिगार्डिंग मणिपुर उच्च न्यायालय से रिलेटेड या फिर कोई भी चीज़ें जो संसद की प्रमुखता है, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी राज्य के प्रति या खुद संसद का, तो आप देख लीजिए क्या बात की निकल करके आई है। तो मणिपुर उच्च न्यायालय की ओर से राज्य के मैती समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का विचार करने के आदेश के बाद कुकी और इस समुदाय के बीच क्या हो कि शांति सद्भाव अचानक भंग हो गया। ठीक है, वहाँ मई के पहले सप्ताह में हिंसा भड़क उठी और जो है इस हिंसा 2 माह बाद भी पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। ठीक है, इस हिंसा के दौरान कुकी और मैती दोनों ने एक दूसरे पर हमले किए, उनके घर लूटे और जलाए और आपके हत्याएं भी की है। इस दौरान क्या अगर देखें तो बताया जा रहा है कि पुलिस के हथियारों भी लूटे गए और उसका इस्तेमाल हिंसा फैलाने में किया गया है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर अत्याचार करने में पीछे नहीं रहे हैं। ठीक है, इसके चलते हज़ारों लोगों को पलायन करना पड़ा है और अब जो स्थिति है कुछ नियंत्रित होते हुए दिख रही है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि तो एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को निवस्त करके क्या किया गया, घुमाया गया। ये किस समुदाय की थी? कुकी। देखिए, कोई समुदाय हो, विमेन तो विमेन होती हैं, हमें सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और स्पेशली जो है अगर विमेन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम दुनिया में कहीं पे भी सर्वाइव नहीं कर सकते। एटलीस्ट आपको करना ही चाहिए अगर आप एक स्वस्थ ब्रेन से रिलेटेड इंसान है तो।
ठीक है। इनमें से एक के साथ जो है सामूहिक दुष्कर्म भी किया गया है। यह घटना 4 मई की है, लेकिन उसका वीडियो चंद दिनों पहले आया। ठीक है। इस घटना ने देश को शर्मसार करने के लिए जो है वो झकझोर कर रख दिया है। चूँकि यह वीडियो संसद के सत्र शुरू होने से पहले आया, इसीलिए राजनीतिक हंगामा भी शुरू हो गया और संसद में भी, संसद के बाहर भी इस तरह के हंगामे देखे गए। मणिपुर की विभत्स घटना की जितनी भर्त्सना की जाए कम है। ठीक है। अगर बात करें, ये घटना दोनों समुदाय यानी मैती और कुकी के बीच की कटुता को भी बताती ही है। यह भी इंगित करती है कि घृणा के शिकार जो लोग किस हद तक गिर सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने ठीक ही कहा कि यह सब समाज को शर्मसार करने वाली घटना है। देखिए, ये तो इंसान है ही नहीं। अगर मैं सही बोलूँ तो ये किसी भी समुदाय की है। क्या इनके घर में क्या फीमेल नहीं रही होंगी? चलिए, इनके घर में फीमेल नहीं भी रही होंगी तो क्या किसी के घर माँ नहीं होगी, किसी के माँ ने जन्म नहीं दिया होगा? जितने भी किया होगा तो मतलब ऐसा थोड़ी ना कि उनके घर में फीमेल कोई होंगी ही नहीं, कभी तो कोई औरत रही होंगी। तो कम से कम इतना तो वो संस्कार सीखते हैं। लेकिन ये इन लोगों को ये भी संस्कार नहीं कि हिंसा में किस तरह के आचरण करने चाहिए। इससे पूरे देश को बेइज्जती हो रही है। इस शर्मसार घटना में आश्चर्य की बात है कि पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत से ज़्यादा समय लगा दिया। ठीक है, सोचिए, तो शर्म का बात है, क्यों नहीं सुनते हैं ये लोग। दोषियों की गिरफ्तारी करीब 2 माह बाद तब की गई जब घटना का वीडियो सामने और उसे लेकर के हड़कंप मचा। किसी के लिए समझना कठिन है कि घटना की FIR मई में ही हो जाने के बाद भी पुलिस की कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लग गया। मणिपुर के जो आपके CM है, जो आपके राज्य के गृह मंत्री भी है, के बयान से यही लगता है कि वह इस घटना के समय रहते अवगत नहीं है हो सके। ठीक है। मतलब क्या मतलब समस्या है लोगों की, तो ये CM की इसलिए हमको समझ में नहीं आता। यह ठीक है कि मणिपुर में इंटरनेट बंद होने से सूचनाएं देरी से बाहर आ रही हैं, लेकिन अब पुलिस घटना से अवगत थी, तब उसने जो है इतने संगीन मामलों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया। प्रश्न यह है कि आखिर खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी। ठीक है, क्योंकि फीमेल की बातें हैं, कुछ तो करना चाहिए इनको। 4 मई को आपका घटना मणिपुर के माहौल कि फिर से ख़राब कर सकती है। ठीक है, यानी और हिंसा भड़क सकता है, क्योंकि यह बेहद शर्मनाक और विचलित करने वाली है। आज के ज़माने में 2 समुदाय में इतना वैमनस्य होना चकित करता है। ठीक है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि यह मानने के पर्याप्त कारण है कि मैती कुकी के बीच अविश्वास की खाई पाटने और उनकी आपसी घृणा को दूर करने में जैसा राजनीतिक हस्तक्षेप होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। ठीक है, राजनीतिक इच्छा शक्ति भी कमी देखी जाती है यहाँ पे। तो यह ध्यान रहे कि मणिपुर में पिछले 2 माह के दौरान जो है अनेक महिलाओं के साथ क्या दुष्कर्म हुआ है। क्योंकि हिंसा होगा तो सबसे ज़्यादा बच्चे, स्त्री और लड़कियां शिकार होती, महिलाएं शिकार होती। यौन हिंसा की घटनाएं के साथ लूटपाट, आगजनी और हत्याएं भी हुई हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पे जो हथियार भी लूटे गए हैं। चूँकि मणिपुर की हिंसा को वहाँ का प्रशासन नियंत्रित करने में नाकाम रहा है, अतः केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। उन्हें भी स्थिति को नियंत्रण से कठिनाई हुई थी, क्योंकि पता ही नहीं चला होगा। क्योंकि देखिए, आपकी सेना तो बहुत कुछ करती है, लेकिन देखिए वहाँ के लोकल जब लोग भड़क जाते हैं ना, तो आपका नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इस दौरान देश के राजनीतिक दलों को मणिपुर की वस्तु स्थिति से अवगत कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से एक सर्वदलीय क्या की गई है, बैठक बुलाई गई। लेकिन इसमें जो है, आप अगर देखें, इसमें आरोप प्रत्यारोप ही आपको अधिक हुआ है। ठीक है, कि मतलब एक दूसरे पे आरोप ही लगा रहे हैं। विपक्षी दलों ने यह भी शिकायत की कि यह बैठक प्रधानमंत्री क्यों नहीं है। ठीक है, यह शिकायत यह जानते हुए भी की गई क्योंकि वह उस समय अमेरिका के दौरे पर थे। ठीक है, आगे देखा जा रहा है कि मणिपुर की शर्मनाक घटना का वीडियो सामने आने में विपक्ष सरकार के प्रति हमलावर है और वह संसद नहीं चलने दे रहा है। ठीक है, उसके अलावा पक्ष और विपक्ष के बीच इस पर मतभेद के लिए मणिपुर पर चर्चा किस नियम के तहत हो। आखिरकार बताया जा रहा है कि आखिरकार चर्चा आवश्यक है कि फिर यह वह किस नियम के तहत हो।
ये भी बात है। आपको बताया जा रहा है कि मणिपुर में संसद में चर्चा होनी चाहिए। उसके अलावा विपक्ष को सरकार को कटघरे में खड़ा करने का पूरा अधिकार भी है। वह ऐसा तभी कर सकती है जब संसद में चर्चा होने दे। उसके अलावा अगर बात करें, इस समय देखा जा रहा है क्या कि जैसा राजनीतिक माहौल है उसे देखते हुए इसके आसार कम ही है कि आपका जो है मणिपुर को लेकर के संसद में चर्चा हो जाने मात्र से वहाँ के हालात सुधर जाएंगे। जब सरकार चर्चा के लिए तैयार हो तो फिर विपक्ष को इसके लिए आगे आना चाहिए। और विपक्ष के रवैया जो है ऐसा लगता है कि चर्चा का उद्देश्य मणिपुर के हालात पर चिंता जताना कम और राजनीतिक लाभ उठाना जरूरी है। यही अधिकतर देखा ही गया है कि अपना जो है रोटी सेकना शुरू कर देते हैं विपक्षी दल। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि संवेदनशील मामले में पक्ष विपक्ष राजनीति उठाने के फेर में ही अधिक रहता है, ठीक है, कि आपकी सरकार कुछ नहीं किया। इस तरह से बातें हमेशा निकल के आती हैं। दोनों ही कोशिश एक दूसरे को घेरने में रहती है कि वह सार्थक चर्चा करने में, ठीक है, सार्थक वो चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं। यहाँ पे अगर बात करें हम तो निसंदेह या नहीं कहा जा सकता, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निसंदेह या नहीं कहा जा सकता कि संसद में सार्थक चर्चा करने के बजाय जो हंगामा करने से किसी राजनीतिक दल को विशेष लाभ मिलता है, ठीक है, लेकिन वही बैठक होने ही नहीं देंगे। इसके बाद भी बोला जा रहा है कि संसद में एक दूसरे पर राजनीतिक हमले की कोशिश रहती है। यदि संसद लोकतंत्र का मंदिर है तो फिर वहाँ जनता की भलाई वाले कामों को लेकर के चर्चा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी तरह जो विकास के कामों को आगे बढ़ाने तथा आपका सामाजिक सद्भाव को बल देना भी एक साझा उद्देश्य होना चाहिए। जब संसद में सार्थक चर्चा होगी तभी जनता को कोई सही आपका क्या होगा दिशा मिलेगा और संसद की महत्ता बढ़ेगी। महज एक दूसरे को नीचा दिखाने और राजनीति से राष्ट्र निर्माण की ओर नहीं बढ़ा जा सकता। लगता है कि अगर बात करें तो लगता है कि राजनीतिक दल यह समझने को तैयार ही नहीं है कि संसद में गंभीर चर्चा लगातार कम होती जा रही है। यानी आपको संवेदनशील मुद्दे पे तो होनी चाहिए ना, बट ऐसा जो है वो कम देखने को मिलता है। इसके कारण इसकी महत्ता और आपकी गरिमा जो है संसद की प्रभावित होती है। जब भी संसद का सत्र आयोजित होता है तो सत्ता भी पक्ष या विपक्ष एक दूसरे से उलझते ही रहते हैं। विपक्ष कई बार चर्चा भी करता है और सदन भी नहीं चलने देता, ठीक है, आपका चर्चा की मांग भी करता है लेकिन चलने ही नहीं देते। उसके अलावा बताया जा रहा है कि संसद न चलने से केवल लोकतंत्र ही कमज़ोर नहीं होता बल्कि देश की प्रगति भी रुक जाती है, क्योंकि कई आवश्यक विधेयक समय रहते क्या होता है कि पारित नहीं हो पाते, ठीक है। तो हम लोग आज जो है वो संसद से रिलेटेड न्यूज़ को हमने देखा, ठीक है। तो चलिए आगे पॉइंट को भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या न्यूज़ अभी आएगी। अभी जो है एक न्यूज़ निकल के आई है कि OTT पर संतुलित नियंत्रण आवश्यक है। तो देखिए OTT अभी सारे जो है वो सीरियल वगैरह जितने भी है बहुत सारी चीज़ें जो है आ रही है। तो अनंत विजय जी के द्वारा ये लिखा हुआ, तो चलिए इसको देख लेते हैं। ओवर द टॉप यानी OTT, जिसका नाम फुल फॉर्म क्या है तो ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाली सामग्री के विनियमन को लेकर के जो त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई है उसके परिणाम जो है संतोषजनक नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। इससे न तो अश्लीलता रुक रही है और न ही विवादित प्रसंग ही रुक रहा है। आपका आगे बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से OTT प्लेटफॉर्म को लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है और उन्हें सरकारी प्रोत्साहन में भागीदारी बनाया जा रहा है, ठीक है। आपका बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता के अमृतकाल महोत्सव से लेकर के गोवा में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल तक में इनकी भागीदारी के रास्ते क्या हो गए खोले जा रहे हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि इस वर्ष आपको बोला जा रहा है कि इस वर्ष जो है वो तो फिल्म फेस्टिवल में OTT के लिए जो है पुरस्कार की घोषणा भी की गई है। दूसरी ओर इन प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाली जो सामग्री को लेकर के शिकायतें भी क्या है तो आपकी बढ़ती जा रही है, ठीक है। OTT आपका प्लेटफॉर्म की सामग्री के प्रमाणन को लेकर के एक संस्था बनाने पर भी निरंतर चर्चा हो रही है। लोगों को लगता है कि भारत जैसे जो है देश में OTT प्लेटफॉर्म पर किसी तरह का रेगुलेशन नहीं होने से क्या होगा कि अराजकता
व्यवस्था का बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि भारत जैसे देशों में OTT प्लेटफॉर्म पर किसी तरह से रेगुलेशन नहीं होने से क्या हो रहा है कि अराजकता जो है वो बढ़ रहा है। इन चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ दिन पहले जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने अनुराग ठाकुर ने क्या किया कि OTT प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ क्या किया कि एक बैठक की है और जिसमें इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इस चर्चा में बताया जा रहा है कि सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि अनुराग ठाकुर ने नसीहत दी है कि OTT प्लेयर्स को कलात्मक रचनात्मक स्वतंत्रता के नाम पर अश्लीलता दिखाने से बचना होगा। यानी आप मतलब कुछ ऐसा चीज़ दिखाइए जो आपको सोसाइटी को डेवलप हो, इम्पॉर्टेंट हो, अश्लीलता मत दिखाइए, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मंत्री ने इन प्लेटफॉर्मों को सलाह दी है कि वे भारत की संस्कृति, परंपरा और विविधता को लेकर सतर्क रहने के साथ ही उनके प्रति संवेदनशीलता का क्या करें, परिचय भी दे, ठीक है। क्योंकि भारत जो है आप जानते हैं कि संस्कृति कितना इंडिया का रीच है, तो आप अगर अश्लीलता दिखाएंगे तो ये इंडिया का जो है छवि को धूमिल करेगा। बताया जाता है कि इस बैठक में लास्ट स्टोरीज और राना नायडू जैसे सीरीज की आपकी सामग्री को लेकर चर्चा हुई। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर जिस तरह की सामग्री जो है परोसी जा रही है वह भारतीय समाज के लिए जो है उचित नहीं है। चर्चा तो इस बात पर भी हुई कि OTT प्लेटफॉर्म के रेगुलेशन को लेकर के जो त्रिस्तरीय व्यवस्था उसमें उसमें एक स्तर और जोड़ा जाए। OTT पर दिखाए जाने वाले सामग्रियों के स्क्रिप्ट की शूटिंग के पहले एक कमेटी देखिए, ठीक है। कमेटी के बाद ही उसको जो है वो आपका OTT पे या OTT प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों को 15 दिन तक समय दिया गया है ताकि इसे लेकर के कोई व्यवस्था बनाए और आपका सरकार को सुझाए, ठीक है। उसके अलावा अगर यही बात देखिए, यह देखने वाली बात है होगी कि इस प्रकार की व्यवस्था कितनी व्यवहारिक हो सकती है। बिल्कुल देखिए, आप इंटरटेनमेंट देते हैं तो ऐसी चीज़ें ना दिखाएं जो सोसाइटी के लिए अच्छी ना हो, ठीक है। आप सोसाइटी को नॉलेज दे रहे हैं, ना कि आप जो है कुछ भी आप उनको दिखाइएगा। और क्योंकि यूथ बहुत सारे चीज़ों को फॉलो करते हैं, ये OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाली सामग्री को लेकर देश में जो है लंबे समय से चर्चा हो रही है। सामग्री के पक्ष और प्रतिपक्ष में कई प्रकार के तर्क सामने आते रहते हैं। कई बार उन पर क्या हो रहा है कि उन पर दिखाई जाने वाली वेब सीरीज़ जो है वो लेकर के क्या हो रहा है कि हंगामा तक हो चुका है, ठीक है। मामला पुलिस से लेकर के आपका अदालतों तक में गया है। वेब सीरीज में गालियों की भरमार, यौनिकता और अनगनता का प्रदर्शन, जबरदस्त हिंसा और खून खराबा, अल्पसंख्यकों की आपकी स्थिति को लेकर आपत्तिजनक क्या होती है टिप्पणियाँ, कई बार सेना और सैनिकों की छवि खराब करने जैसे प्रसंग भी सामने आते रहे। कोरोना काल के पहले जब आपका OTT प्लेटफॉर्म और आपका वेब सीरीज़ हमारे देश में लोकप्रिय होने के चरण में थे, तब कई निर्माताओं ने सेक्स और गाली गलौज के जरिए लोकप्रिय होने का रास्ता चुना, ठीक है। कई विदेशी वेब सीरीज में तो नग्नता आम बात थी, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें OTT को लेकर के किसी प्रकार का कोई नियमन नहीं होने के कारण नग्न दृश्यों के प्रदर्शन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। अब भी जो है अब भी नहीं, कोरोना काल में OTT बेहद लोकप्रिय हो गया है, ठीक है। एक तरफ OTT प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन साथ ही वह दिखाई जाने वाले सामग्रियों को लेकर विवाद भी बढ़ने लगा है। सरकार की नज़र में इन पर भी है, ठीक है। यानी किस तरह से सामग्रियों को लेकर के विवाद हो रहा है उस पर भी आपका जो है सरकार बहुत ध्यान दे रही है। इंडस्ट्री के लोगों को लेकर के लंबे समय तक चले विचार विमर्श के बाद जो है फरवरी 2021 में इंटरनेट मीडिया को लेकर केंद्र सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है। इसके अंतर्गत अगर देखें तो OTT प्लेटफॉर्म को लेकर के एक त्रिस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली आपका निवारण व्यवस्था बनाई गई है। अब OTT प्लेटफॉर्म से जुड़े लोगों ने इसका स्वागत किया है। इस व्यवस्था का कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिला है। वेब सीरीज और आपका OTT पर दिखाई जाने वाली सामग्री को लेकर विवाद जारी रहे हैं, शिकायतें भी आती रही है और उनका निपटारा भी होता रहा है, लेकिन विवाद फिर भी जारी है। बाद के दिनों में एक खास प्रकार की प्रवृत्ति नजर आई है कि इन OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाले सामग्रियों में कभी प्रत्यक्ष तो बहुधा परोक्ष रूप से राजनीतिक विचारों को उठाने और गिराने का खेल चलता रहा है, ठीक है। संवाद से लेकर के दृश्य तक जो है
दृश्य तक में भी अभिव्यक्ति की रचनात्मक स्वतंत्रता और यथार्थ की आड़ में नग्नता और गाली गलौज दिखाने का चलन कम नहीं हुआ है। ठीक है, इस वर्ष अगर बात करें अप्रैल में संसदीय कमेटी ने OTT प्लेटफॉर्मों पर दिखाई जाने वाली अश्लीलता पर क्या किया है, चिंता प्रकट किया है। ठीक है, उसके अलावा समिति के अधिकांश सदस्यों का मानना है कि जिस प्रकार की अश्लीलता इन सीरीज में दिखाई जाती है वह भारतीय संस्कृति और मूल्यों के विरुद्ध है। इसका दुष्प्रभाव क्या होगा, तो समाज में भी पड़ेगा और सरकार और समाज के स्तर पर भी इसे लेकर के निरंतर मंथन हो रहा है। OTT प्लेटफॉर्म भी अपने ग्राहकों की संख्या को बढ़ाने, उन्हें कायम रखने के लगातार कंटेंट में प्रयोग करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। यह एक अलग विषय है कि जिस पर फिर भी चर्चा होगी। ठीक है, यहाँ सवाल यह प्रश्न उठता है कि जब देश में फिल्मों को लेकर के एक प्रकार की प्रमाणन और सुस्पष्ट व्यवस्था है, फिर OTT को लेकर क्यों नहीं है इस तरह की व्यवस्था बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती है जब फिल्मों की पे है, तो OTT के बारे में भी बताइए। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर OTT का आकार इतना व्यापक होता जा रहा है कि अगर आप इसके लिए किसी प्रमाणन की व्यवस्था तय होती है तो इसके लिए काफ़ी आपके संसाधनों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। अगर प्रोडक्शन के पहले जो है स्क्रिप्ट देखने की व्यवस्था बनाई जाती है तो इसके लिए क्षेत्रीय से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगी कि समितियों का जो है गठन करना होगा। यहाँ पे यही बताया जा रहा होगा। इसके अलावा किसी तरह की कोई जो है व्यवस्था बनाई जाती है, इसके अलावा अगर इसके अलावा किसी तरह की कोई व्यवस्था बनाई जाती है तो इसके भी व्यवहारिक पक्ष को देखने की आवश्यकता होगी। इस संदर्भ में पहले भी कई बार OTT की सामग्रियों के प्रमाणन या फिर आपका किसी अलग प्रकार के मैकेनिज्म की चर्चा हो चुकी है। आज जिस प्रकार से इन प्लेटफॉर्मों पर वेब सीरीज के माध्यमों से जो है राजनीति की जा रही है जिस प्रकार से हिंदुत्व और या उसके प्रतीक चिन्हों पर टिप्पणी की जाती है उसे ध्यान में दे रखना चाहिए। ठीक है, आपका धर्म विशेष, उसके अलावा यह समुदाय विशेष को बदनाम करने वाले कंटेंट का इंटेंट देखा जाना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आलोचना हो रही है, लेकिन आपका क्या है कि लेकिन आलोचना के पीछे राजनीतिक उद्देश्य ना हो। ठीक है, उसके अलावा अगर मान लीजिए राजनीतिक उद्देश्य से आलोचना करेंगे तब तो नुकसानदायक। आलोचना के पीछे कई राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने की मंशा ना हो, क्योंकि इस मनोरंजन राजनीति का औजार बनता है। ठीक है, उसके अगर बात करें तो कहा जा रहा है तो कई बार जो है समाज का बड़ा वर्ग जो है इसे आपका क्या करते समझ नहीं पाता, वह परोक्ष रूप से उसे लोकतंत्र को कमज़ोर करता रहता है। OTT आज एक ऐसे सेक्टर के तौर पे उभरा है जहाँ पे क्या है कि यहाँ अनेक प्रकार की संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को बाधित किए बगैर जो है OTT प्लेटफॉर्म को लेकर के प्रभावी नियमन होना चाहिए और विमर्श काफ़ी लंबे समय से चल भी रहा है। अब वक्त है कि जो सरकार एक नीति बना के उसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़े। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट को देखा है। ठीक है ना, चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। आपका वीडियो देखने को बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।